नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। जी। देश में जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। चुनाव प्रचार उसके लिए खत्म हो चुका है। आमतौर पे यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से सर्वेक्षण अवसर किए जा रहे हैं कि उसमें काफी आगे है भारतीय जनता पार्टी। आमतौर पर उसकी बहुमत की भी संभावना जताई जा रही है, 350 तक कई लोग कह रहे हैं। पर क्या ऐसा लगता है कि मुद्दों के तौर पर कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व चुनाव में ज्यादा हावी है या कोई और चीज है? आप पूरी स्थिति को कैसे, आपका आकलन क्या रहेगा इसके बारे में? भाई, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो इस पूरे चुनाव को एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी है, वो भी मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी की गारंटी मोदी है। मतलब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इस बात को खुद मोदी जी अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने मुंह से ही कह रहे हैं। उन्होंने अपने लोकसभा के लिए राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही इस अपील के साथ की थी उन्होंने कि आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा, आप कमल पे बटन दबाइए, आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा। अब वहां से होते होते स्थिति ये आ गई है कि वो स्वयं अपने मुंह से ही कहते थे। मैं तो मानता हूं कि मेरे बुजुर्गों ने तो मुझे यही शिक्षा दी है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने आप को केंद्र में रखते हैं। मोदी ऐसा करता, इस तरह बात करते हैं जैसे मोदी कोई और व्यक्ति हो, जिसको कहते हैं व्याकरण की भाषा में अन्य पुरुष में बोलते हैं। इस तरह बोलते हैं मोदी कोई और व्यक्ति हो इसकी वो चर्चा कर रहे हो। तो उन्होंने इस तरीके से पूरा कर दिया है। विपक्ष कोशिश कर रहा है अपनी सीमित क्षमताओं के तहत के दायरे में कि किसी तरीके से मुद्दे केंद्र में आए, और इस काम में मुझे लगता है कि मतदाताओं का मानस विपक्ष की मदद कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पिछले दिनों दो बड़े सर्वेक्षण, एक तो लोकनीति सीएसडीएस का एक सर्वेक्षण है जो हिंदू में 3 किश्तों में प्रकाशित हुआ, जो बहुत अच्छा सर्वेक्षण है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से और मेहनत से किया गया सर्वेक्षण है। 10,000 से ज्यादा बड़ा सैंपल था उसका। और दूसरा सी वोटर का सर्वेक्षण जो कि एबीपी पे प्रसारित हुआ, उसका 57,000 से बड़ा सैंपल था। इन दोनों सैंपलों में जब मतदाताओं से पूछा गया कि आपकी निगाह में मुद्दे कौन से हैं, तो सारे मतदाताओं ने इस बात को कहा कि 27% मतदाताओं ने कहा कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है जो अगले चुनाव में रहेगा। इसी तरह 23-24% मतदाताओं ने यह कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है जो अगले चुनाव में रहेगा। यानी जो लोकनीति का सर्वे था उसमें 50% से ज्यादा मतदाता महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा मानते थे। 55% के करीब मतदाता जो है वो सी वोटर के सर्वे में महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा मानते थे। तो ऐसी बात नहीं, मुद्दे हैं, लोगों के दिमाग में भी मुद्दे हैं और लोग उन मुद्दों की रोशनी में अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर विचार भी कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक कार्यक्रम में देख रहा था एबीपी चैनल पे, जिसमें आप भी थे, संजय जी भी थे, जिन्होंने ये सर्वेक्षण करने वाली टीम का नेतृत्व किया। उनका ये कहना था कि जैसे ही दूसरे तरह के ऑफर आते हैं आम जनता के सामने, यानी कि चंद्रयान जैसा मुद्दा हो गया, राम मंदिर जैसा मुद्दा हो गया, तो वो इस चीज को थोड़ा नेपथ्य में कर देते हैं जो उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो क्या ये हम कह सकते, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो अपने ही सर्वेक्षण पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसे हम कैसे देखें? देखिए, उन्होंने तर्क जरूर दिया ये, लेकिन उन्होंने ये अपनी बातचीत में कहीं नहीं कहा कि जनता भाजपा का प्रचार जो है, होर्डिंग पे चंद्रयान और बुलेट ट्रेन मौजूद है, तो क्या जनता वास्तव में चंद्रयान और बुलेट ट्रेन के साथ में अपना तादाद में बैठा रही है? क्या आम मतदाताओं के लिए चंद्रयान और बुलेट ट्रेन इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी वाले मुद्दे उसके लिए गौड़ हो जाएंगे? मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो इसलिए नहीं जीतेगी क्योंकि उसने चंद्रयान और बुलेट ट्रेन का वायदा किया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होगा कि वो एक ऐसा आश्वासन देती है देश की जनता को, पिछले 10 साल से जो आश्वासन पक्का भी हुआ है कि वो राजनीतिक स्थिरता दे सकती है, एक 5 साल स्थिर रूप से चलने वाली सरकार दे सकती है, जो हर मतदाता चाहता है। विपक्ष के पास ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आश्वासन दे कि हमारे 150 से 200 सीटें आएंगी और फिर हम एक मोर्चा सरकार बनाएंगे, इसके केंद्र में एक मजबूत पार्टी होगी। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि
भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के ऊपर एक बढ़त देता है, एक ऐसी बढ़त देता है जिसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये चंद्रयान और बुलेट ट्रेन से कोई, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चुनाव जीत सकती है। आज सहारनपुर में प्रियंका गांधी का एक रोड शो था। मैंने देखा कि यूट्यूब की दुनिया में जो चैनल हैं, जो आमतौर पे विपक्ष को थोड़ी हमदर्दी से देखते हैं, उन्होंने इसको बहुत ही प्रमुखता से प्रसारित किया, उस पर जोर दिया कि काफ़ी भीड़ थी। मेरा सवाल ये है कि क्या अभी जब चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो इस दौरान आने वाले 1.5-2 महीनों में जो मुद्दे आएँगे, 1.5 महीने में, क्या वो भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं, या जो हवा बन चुकी है उसी पर चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएँगी? देखिए, मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा मुद्दा इनसे बड़ा रूप ले पाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न ही ऐसा प्रश्न है, जज्बाती प्रश्न है। अगर जैसे कि जो 2019 में आ गया था, जब पुलवामा पे आतंकवादी हमला हुआ, तो उसने सारे मुद्दों को पीछे कर दिया था। मुद्दे उस वक्त भी थे, ये मुद्दे उस वक्त भी थे, लेकिन ये मुद्दे लोगों की निगाह में नहीं रह गए थे महत्वपूर्ण, उसको ज्यादा महत्व दे दिए। इस बार ऐसा कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं ये एक ऐसा चुनाव है जो घोषणा पत्र केंद्रित हो सकता है। यानी मतदाता जो पार्टियां घोषणाएं कर रही हैं, जो वायदे कर रही हैं, या पार्टियों का जो पिछला रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान देकर ये मतदाता अपने वोट देने का फैसला कर सकते हैं। कैसे चुनाव में स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो ज्यादा हावी हो सकते हैं? सांसद उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, वगैरह वगैरह। वो निश्चित रूप से हावी हो सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये किया कि सारे ठाकुर उम्मीदवारों के टिकट काट दिए। जो ठाकुर सांसद थे उनके सारे टिकट काट दिए। उसमें जनरल वीके सिंह थे, उनका भी टिकट काट दिया गया, और केवल एक राजपूत जाति के उम्मीदवार को टिकट मिला है। केवल ब्रजेश सिंह शायद उनका नाम है, उनको टिकट मिला है। उसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजपूत मतदाता हैं उनके बीच में बहुत नाराजगी है। उनको लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 राजपूत नेता जो थे, संगीत सोम और राणा, ये दोनों पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसकी वजह से उनको लगता है कि हम नेतृत्व विहीन हो रहे हैं। तो बहुत राजपूतों में बहुत नाराजगी है। इसी तरीके से सैनियों में और गुजरों के बीच में भी खासी नाराजगी है, और ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं नहीं मानता हूं कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हारने की स्थिति का सामना करेगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है, और वो लोग प्रबंधित होने के लिए या मान मनोबल के जरिए मनाए जाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। मीटिंगें हो रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं राजपूतों की, और शपथ ली जा रही है, कस्में खाई जा रही हैं कि वो भाजपा का विरोध करेंगे। तो स्थानीय जो जमीन है, वो जमीन थोड़ी भाजपा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस लिहाज से मुश्किल दिखाई पड़ती है। लेकिन चूंकि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है, तो उसमें एक क्षेत्र में मान लीजिए कोई बिरादरी आपके खिलाफ वोट कर रही है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आपको ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो वो चीजें मतलब वहां से भरपाई हो जाती है। तो इस तरीके से भाजपा उसकी भरपाई कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में वोट काफी है, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो विपक्ष है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसकी एक नाकामी यह है कि उसने उच्च जातियों के वोट को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाने दिया, कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया कि वहां से वो टूटकर वापस आए, कोई बड़ा नेता उभर कर सामने नहीं आया। भाई देखिए, जो गैर भाजपा, एक जमाने में कांग्रेस को ऊंची जातियों के वोट प्राप्त होते थे। जब कांग्रेस से ऊंची जातियां फ्रंट होने लगी और कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीति में पराभव शुरू हुआ, तो ऊंची जातियों ने बहुत दिनों तक इधर उधर अपने लिए एक ध्रुव की तलाश की। एक बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट दिया, एक बार समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा समर्थन दिया, लेकिन अंततः फिर वो भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव पर चले गए। इस उसके बाद में न तो बहुजन समाज पार्टी ने ऊंची जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, न समाजवादी पार्टी ने कोशिश की। कांग्रेस का पराभव हो गया था, तो कांग्रेस की समझ में नहीं आया कि वो अपने खोए हुए वोट को कैसे प्राप्त करें। तो दरअसल ऊंची जातियों को इन लोगों ने संबोधित ही नहीं किया। एक बार एक आधी अधूरी कोशिश हुई थी। आपको याद होगा कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी शुरुआती रणनीति बनाई थी कि शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। शीला दीक्षित दिल्ली में पराजित हो गई थी, खाली बैठी हुई थी, उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया,
तो वो गई वहां पे और उन्होंने वहां पे चुनाव प्रचार शुरू किया। प्रशांत किशोर उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव की बागडोर संभाले हुए थे। तो खाट समाए यानी चारपाइयां रख के उनके ऊपर समाए रखने का एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 7-8 दिन के अंदर ही कांग्रेस आला कमान ने अपना मन बदल लिया। उन्होंने शीला दीक्षित को वहां से वापस बुला लिया और फिर वहां पे एक दूसरे किस्म की रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया। तो दरअसल ब्राह्मण मतदाता, राजपूत मतदाता, वैश्य मतदाता, भूमिहार मतदाता, कायस्थ मतदाता, इन मतदाताओं को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो एक एक वोट के लिए जो प्रतियोगिता करनी पड़ती थी दूसरी पार्टियों से, वो इस क्षेत्र में वोटरों से प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ी। आज तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें दो बातें मुझे लगा कि काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वो सीएए को वापस लेंगे, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कभी लागू नहीं होने देंगे। तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि वो काफी एक ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ पश्चिम बंगाल को ले जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी पहुंचा सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उनके जिस बात को वो सार्वजनिक मंचों पे कह रही हैं, वो उनके घोषणा पत्र में मौजूद है। और ध्रुवी बंगाल अलग तरह की जगह है। ममता बनर्जी को बंगाल की जो जो मतलब मतदाताओं की जो डेमोग्राफी है, यानी मतदाताओं का जो जनसंख्या मूलक विन्यास है, उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। बंगाल में करीबन 32 से 35% के बीच में मुसलमान मतदाता है, जो बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बहुत प्रभावी है। और वो सारे के सारे लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। ममता बनर्जी उनका समर्थन नहीं खो सकती। एक जमाने में वो लेफ्ट के साथ रहता था, किसी जमाने में कांग्रेस के साथ था, लेफ्ट के साथ आया, अब वो सारा उनके साथ है। जो बंगाल का भद्रलोक है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के साथ है। ये दो ममता भद्रलोक माने मुसलमान हिंदू, तो वो मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय हिंदू, ऊंची जात का हिंदू, तो वो ममता बनर्जी के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस भद्रलोक के बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच लिया है, तो वो ममता बनर्जी को परास्त कर देगी। लेकिन अगर नहीं खींच पाया है तो ममता बनर्जी को परास्त नहीं कर सकती। पिछली बार उसे 18 सीटें मिली थी, इस बार 18 से भी कम सीटें मिलेंगी। भद्रलोक का मतलब वहां का मध्य वर्ग, हम ये कह सकते हैं। नहीं नहीं, भद्रलोक का मतलब यह है कि उसमें इलीट भी आता है, अभिजन भी आते हैं, उच्च मध्य वर्ग भी आता है और मध्य वर्ग भी आता है। और ये भद्रलोक एक तरह का सांस्कृतिक और राजनीतिक अवधारणा है भद्रलोक की बंगाल में, जो एक खास तौर से एक बंगाली अवधारणा है। एक चीज ये भी है कि मैंने नोटिस किया कि जो एबीवीपी का सर्वेक्षण था, उसमें भी 20-20 सीटें तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही हैं। लेकिन एक लोकपोल करके संगठन है, उसका सर्वेक्षण आया जिसमें 27 से 28 सीटें तृणमूल कांग्रेस को दी जा रही हैं। तो जो उम्मीद संदेश खाली के बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ऐसा लगता है कम से कम अभी तक उसमें कामयाब नहीं हुई है। आपकी क्या? देखिए, जहां तक संदेश खाली का सवाल है, शायद 300 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं पश्चिम बंगाल में, और संदेश खाली का आंदोलन दरअसल बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र के संदेश खाली और कुल मिला के 2 ब्लॉक्स में केंद्रित है। भाजपा वाले प्रधानमंत्री उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और बुलंद आवाज में पूरे बंगाल में लोकप्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक उनकी कोशिश है कि सारे देश में इसकी अनुभूज हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि देश के अन्य किसी हिस्से में संदेश खाली की गूंज है। और बशीरहाट में भी टीएमसी आगे है। जो सी वोटर का सर्वे है, सी वोटर का सर्वे कहता है कि बशीरहाट में भी जो बढ़त है वो टीएमसी के ही पास है। प्रधानमंत्री ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक चीज मुझे काफी आश्चर्यजनक लगी कि उन्होंने काफी भरोसे के साथ ये कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरी व्यवस्था की गई थी, असल में वो काले धन को चुनाव में रोकने के लिए थी, और वो एक अच्छा कदम था, और वो बहुत भरोसे के साथ इस चीज को कह रहे थे। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि उनका जो ये भरोसा है, वो जनता में भी भरोसा जगा पा रहा है, या इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा भाई, मुद्दा बन उनका चुका भरोसा कहाँ से आता है? उनका भरोसा इसलिए आता है कि उनसे कोई जिरह नहीं कर सकता, उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, पलट के सवाल नहीं पूछ सकता, पलट के झूठा आंकड़ा दे रहे हैं, वो झूठे आंकड़े को उनके सामने सही आंकड़ा नहीं रख सकता। वो तो ये भी तक कहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है, उसमें केवल 3% मामले ही राजनीतिक मामले हैं। उन्होंने ये भी कहा है अपने इंटरव्यू में। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो उनसे मिले रहते हैं, दूरा कुश्ती चल रही होती है वहां पे। ये प्रबंधित किस्म के इंटरव्यू हैं, एम्बेडेड इंटरव्यूज हैं, तो वो पलट के सवाल नहीं पूछते हैं और प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कह के निकल जाते हैं।
एक और मामला चल रहा है जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आएगा कि वीवीपीटी वीवीपैट जिसको कहते हैं, यानी पर्चियों का मसला कि आपने वोट कहाँ डाला वो पर्चियों में दिखेगा, उसके बारे में व्यवस्था पूरे मतों के लिए हो या नहीं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कल कुछ फैसला दे सकता है। क्या चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक बहस है, चल रही है, और इसका एक घटनाक्रम भी है। ये जारी रहता है और आगे भी चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मतदाता इसके आधार पर तय करेंगे कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। कुल मिलाकर जो पहले चरण का चुनाव है उसके बारे में अगर आपसे मैं एक आखिरी टिप्पणी मांगू तो वो टिप्पणी क्या होगी? भाई, पहले चरण के चुनाव में उत्तराखंड की सारी सीटें, 5 सीटें उत्तराखंड में वोट पड़ जाएंगे। तमिलनाडु की 39 सीटों के ऊपर वोट पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के ऊपर वोट पड़ेंगे, और इसी तरीके से कुछ फुटकर होंगे, मतलब वोट पड़ेंगे। उसमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का जोर है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले काफी आगे है समर्थन में। उधर तमिलनाडु में पूरी तरीके से द्रमुक और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसका जोर है, और वो पूरा तमिलनाडु का सबका सुपड़ा साफ कर रही है। सारी सारी सीटें जीतने की स्थिति है। उत्तर प्रदेश की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, उसमें कड़ा संघर्ष होगा। पिछली बार 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी, और ये दोनों पार्टियां एक साथ थी। अब ये तीनों अलग अलग हैं, और जयंत चौधरी की पार्टी कांग्रेस के साथ है, वो भाजपा के साथ है। तो इस बार भाजपा का मानना यह है कि चूंकि उसने गठजोड़ तोड़ दिया है, उसका उसको लाभ मिलेगा। बात सही भी है, उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बताती हैं कि इस इलाके में बिना संघर्ष के भाजपा कामयाब नहीं हो पाएगी। कुल मिला के अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुमत हासिल कर लेगी, या उसके बावजूद उसको देखिए, खतरा आज रहेगा? की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने से तभी रोका जा सकता है कि एक तो उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें बढ़ने न दी जाएं। अगर, यानी भाजपा ने जो 63 सीटें जीती थी, 2 अपना दल ने जीती थी, इस तरह कुल 65 सीटें भाजपा की हो गई थी। इसके आगे भाजपा को न जाने दिया जाए। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा को आगे जाने से रोक सकता है, या भाजपा से कुछ और सीटें छीन सकता है उत्तर प्रदेश में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये उत्तर प्रदेश में ऐसा कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने में दिक्कत होगी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।